अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, एक अरसे से मुख्तलिफ बहरानों के अमराज में मुब्तला वतन अजीज़ को हर तबीब और हर मुआलिज माशी और सियासी इस्तेहकाम की दवा तजवीज़ करता है। मुआलिज कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो माशी अदम इस्तेहकाम यकीनी है, और माशी अदम इस्तेहकाम होगा तो वो बराह रास्त मुआशरत और सियासत को मुतासर करेगा। इस कशीदा माहौल में जब अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे की सुनने की बजाय दिखाई ऐसा देता है कि एक दूसरे को सुनाने बल्कि खरी खरी सुनाने में मसरूफ हों, तो बीमार का इलाज क्या होगा? कहने को दोनों अतराफ से मिल बैठने और कौमी इशूज़ पर एक मौक़िफ़ अपनाने की मीठी मीठी बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन जब बात अमल की आती है तो लेकिन अगर मगर की गर्दान होने लगती है। गुज़श्ता रोज़ एक न्यूज़ चैनल के शो में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बलूचिस्तान के सियासी अमल को सियासी जमातों को लीड करना चाहिए। हम मिल बैठने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी जानिब से जवाब नहीं मिल रहा। इस पर पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने इसी न्यूज़ शो में सलामती काउंसिल का इजलास दोबारा मिलाने और शिरकत पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी, लेकिन उनकी शर्त क्या थी वो आप खुद ही सुन लीजिए। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पंजाब के गवर्नर हाउस में इसी हवाले से कहा कि कुछ जमातें सलामती कमेटी के इजलास में शरीक नहीं थीं, इसे दोबारा बुलाया जाए। बिलावल भुट्टो की इस तजवीज़, राना सनाउल्लाह और सलमान अकरम राजा के बदलते हुए लहजों से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या ये सोचा जा सकता है कि हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक ख़त्म होने वाला है? हम अपने पैनल के सामने ये उम्मीद रखेंगे, सवाल करेंगे। नवाज शरीफ साहब की जानिब से बलूचिस्तान में मुकालमे की तजवीज़ भी सामने रखेंगे आज हमारे पैनलिस्ट के। और साथ ही साथ खुरम दस्तगीर ने कहा है कि नवाज शरीफ बलूचिस्तान में मुज़ाकरात की कोशिश के ख़्वाहां हैं। 21 मार्च को नाज़रीन नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में कहा था कि सूबे के मसाइल का हल सिर्फ जमहूरी तरीके से ही मुमकिन है। उन्होंने जल्द ही बलूचिस्तान के दौरे की भी यकीन दहानी कराई थी। सवाल यहाँ यह है कि ऐसे में जब आर्मी चीफ हार्ड रियासत और हार्ड स्टेट बनाने का मुतालबा कर रहे हों और रूल्स ऑफ गेम्स की तब्दीली का इंदिया भी दे दिया जाए, तो क्या मुकालमे की गुंजाइश बाकी रहती है? इसके साथ ही हम अपने पैनल के सामने बेचारे कराची का भी रुख करेंगे, जहां मलीर हॉल्ट में एक तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल में सवार मियाँ बीवी को कुचल डाला। दोनों की साल भर पहले ही शादी हुई थी, खातून हामला थी और हादसे के दौरान दम तोड़ती मां ने एक नन्ही जान को जन्म भी दिया, लेकिन ये नन्ही जान चंद सांसें लेने के बाद चल बसी। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की अगर हम बात करें तो इनकी तादाद नाज़रीन 214 हो चुकी है, जिनमें सिर्फ हैवी ट्रैफिक से 68 जीते जागते शहरी हमेशा हमेशा के लिए कब्रिस्तान में जा सोए हैं। कराची में हो क्या रहा है? कराची ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? इंतजामिया क्यों आंखें बंद किए हुए है? क्यों कान लपेटे हुए है? वज़ीर आला मुराद अली शाह नोटिस ले चुके, इजलास कर चुके, लेकिन हैवी ट्रैफिक के हादसात में कमी होकर नहीं दे रही है। कराची वालों का खून खून नहीं, क्या पानी है? ये सारे सवालात हम रखेंगे हमारे पैनल के सामने। पैनल में कौन है ये आपको बताए देते हैं। हमारे ज्वाइन कर रहे हैं जी काशिफ रफ़ीक साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद अनवर फारूकी साहब। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर से मोहम्मद नौशाद अली साहब और आज़म मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर ही से। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम तजियाकारों का, तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ जो है आज नौशाद साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। नौशाद साहब ये फरमा दीजिए कि खुरम दस्तगीर साहब जो बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुकालमा चाहते हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये उनकी हम समझें कि उनकी एक ज़ाती राय है, उनको नवाज शरीफ की गुफ्तगू से ही उन्होंने ये अखज़ कर लिया है, या फिर हम ये समझें कि ये हुकूमत के लिए पॉलिसी गाइडलाइन है, ये जो जुमला है नवाज शरीफ की साहब की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों ही बातें जो हैं इनको दुरुस्त मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ाती राय भी है तो जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं वो इस हुकूमत के लिए तो पॉलिसी गाइडलाइन ही हुआ करती है, चाहे वो उसको मिनोअन तस्लीम करना चाहें ना चाहें। जिस तरह ये चीनी वाले मामलात थे या इस तरह के मामलात थे, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं, जिसके अंदर हो सकता है कि हुकूमत के बाज़ लोगों को, काबीना के बाज़ अरकान को या छोटे मियाँ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को इख्तलाफ हो, लेकिन ये बात तय है कि अगर जो बात मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कह दी है वही पार्टी पॉलिसी है और वही जो है वो हुकूमत के लिए जो है मानना जरूरी होगा। अब मामला ये है कि ये जो बात है कि जी डायलॉग से मामला हल होंगे और डेमोक्रेसी जमहूरी तरीके से हल होंगे, ये बड़ा ट्रिकी पहलू है। देखिए अभी ना बड़ी मुश्किल से, आपको याद होगा अब एक जमाने के अंदर हमारे यहाँ ये गुड तालिबान और बैड तालिबान की बड़ी डिबेट थी। जब तक सानिया एपीएस नहीं हुआ था तब तक बड़े अजीब बातें हुआ करती थी, हमें बड़ी बातें सुनने को मिलती थी, जी ये जो पाकिस्तान के हक में तालिबान है
ये गुड तालिबान है, कुछ बैड तालिबान भी हैं, हमें गुड तालिबान से बना के रखनी है। इसी तरह से ये जो नाराज बलोच और अलहदगी पसंद बलोच का एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये सानिया जाफर एक्सप्रेस से पहले तक मौजूद था, और जो बड़े बड़े आपके सियासी जमातें और लीडर्स और उनके रहनुमा जो हैं वो इसी तरह बात किया करते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात की थी। अब सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद मैं अभी इस चीज पे श्योर नहीं हूं कि क्या सानिया एपीएस की तरह ही ये बात कंसीव कर ली गई है कि दहशतगर्द जो हैं वो किसी के दोस्त नहीं होते। इसी तरह से ये बात कंसीव कर ली गई है कि ये जो बलोच अलहदगी पसंद तंजीम है या ये जो लोग इनके साथ मिले हुए हैं, ये जो नेक्सस नया डेवलप हो गया है टीटीपी और दूसरी कल अदम तंजीमों का, क्या उनके दरमियान ये जो नेटवर्क डेवलप हो चुका है, क्या ये वाकईतन जो है वो दहशतगर्द ही हैं और उनको दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जाएगा? ये जो बातचीत वाला मामला है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बंदूक नहीं उठाई, जो मुसल्ला होकर बात नहीं करना चाहते। तो उनसे तो डायलॉग किसी भी वक्त हो सकता है, हमेशा होता रहता है। डायलॉग हो सकता है, डायलॉग नहीं होना चाहिए है। नौशाद साहब, अभी तक ऐसा लगता है कि हम इसी चीज में उलझे हुए हैं। इसी उलझन को लेकर आजम साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। अवाम तो अवाम, हमारे जहनों में तो सवालात उठ रहे हैं, लेकिन जब एक बड़ी बैठक जो इस्लामाबाद में हुई जिसमें आर्मी चीफ साहब ने ये बिल्कुल वाजे कर दिया कि अब हमें हार्ड स्टेट की तरह चलना होगा, रूल्स ऑफ गेम्स जो हैं वो चेंज करना होंगे, उसके बाद नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा जाना, और फिर नौशाद साहब ने जैसा फरमाया कि उनको इस चीज़ का भी वो नहीं है कि अगर शहबाज शरीफ को इस पर इख्तलाफात हैं, चलें भाई इख्तलाफ करेंगे नहीं करेंगे ये बात अपनी जगह, लेकिन अगर उधर से इख्तलाफ सामने आ जाता है जहां से ये फैसला किया गया है कि अब इसको हार्ड स्टेट बनाना है, तो फिर क्या जाएगा? नवाज शरीफ साहब अलग खड़े हो सकते हैं इससे भी? हाँ जी, देखिए नवाज शरीफ बिल्कुल अलग खड़े नहीं हो सकते। आसमा साहबा, बलूचिस्तान का मसला पेचीदा और कई दहाइयों पर मुश्तमिल है, जिसमें सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी के अवामिल शामिल हैं। डायलॉग यकीनी तौर पर एक अहम अंसर है, मगर ये वाहिद हल नहीं है। इसके लिए एक जामिया पॉलिसी होनी चाहिए। सबसे पहले बलूचिस्तान के अवाम और सियासी क़यादत को मिल बैठ कर एक बराबर की शराकतदारी आपने देनी है और मुकामी हुकूमतों को मजबूत करना है ताकि वो अपने फैसले खुद कर सकें। देखिए बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों का भी, जो आपको पता है बहुत सारे तरक्याती मनसूबे चल रहे हैं, तो ज़रूरियात के मुताबिक आपको वसाइल की जो मुनसिफाना तकसीम वो भी करनी है। वहाँ पर सिक्योरिटी और इंसानी हकूक़ के बहुत सारे मसाइल हैं। जब तक लापता अफराद, जबरी गुमशुदगियों और इंसानी हकूक़ के दीगर मसाइल हल नहीं होते, बलूचिस्तान में इत्मीनान बहाल नहीं होगा। देखिए एक और आसमा चीज़ है, सकाफती और समाजी शनाख्त जो बलूचिस्तान की है वो बड़ी अहम है। जब तक आप बलोच अवाम को उनकी समाजी सकाफती शनाख्त नहीं देंगे, वो आपके साथ मिल नहीं बैठेंगे। देखिए डायलॉग और मुफाहमत बहुत अच्छा है। तमाम स्टेक होल्डर्स आसमा साहबा, जिसमें बशमूल नाराज बलोच और BLA, BLF, जब तक एक बामकसद मुज़ाकराती अमल आप शुरू नहीं करेंगे, जहां इन नाराज बलोचों को, नाराज गिरोहों को, BLA, BLF और दीगर जो बलोच रहनुमा हैं जो पहाड़ों पे चले गए या जिन्होंने बंदूक उठा ली, जब तक आप इनके साथ संजीदा मुज़ाकरात नहीं करते, डायलॉग नहीं करते, बलूचिस्तान का मसला आप हल नहीं कर सकेंगे। सॉरी, बहुत माजरत के साथ, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है जिस रोज़ ये मीटिंग हुई थी, उसका एलामिया आया था, उस रोज़ भी हमने आपको अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी थी। उस रोज़ आप ये फरमा रहे थे कि नहीं, ये जो फैसला है ये हो चुका है, मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि ये हमारे निहत्ते लोगों को निशाना बनाते हैं। लेकिन सर आज आपकी गुफ्तगू भी मुझे थोड़ी सी, सॉरी बट इसमें मुझे एक यू टर्न दिखाई दे रहा है। तो क्या ये समझा जाए कि ये यू टर्न इसलिए है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ और सोच रखते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के ऑर्डर्स कुछ और आ गए हैं, और आपको लगता है कि वो ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के मामले को लेकर कम अज़ कम अगर से बलूचिस्तान की बात करें तो शहबाज शरीफ उनको लगता है कि नाकाम हो गए हैं, इसलिए वो खुद सामने आए इस मसले को लेकर? देखिए आसमा, इसमें एक चीज तो वाज़ेह है कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि डायलॉग होना चाहिए, देखिए इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आप डायलॉग किनके साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहला अमल तो ये है ना, बलोच नाराज हो गए। देखें वहां के जो लोग हैं वो आपकी पॉलिसीज के ऊपर उनका एतमाद नहीं रहा। वो कहते हैं कि जी जो पंजाब है वो हमारे वसाइल पर काबिज है, हमारी जो शनाख्त है वो खत्म हो रही है, मिसिंग पर्सन हैं। आसमा, इन मसाइल को तो हल करना है ना, आपने कहीं ना कहीं पे बैठ के कोई तो शुरुआत करनी है। देखिए मैं आज भी इसी चीज पे कायम हूँ कि दहशतगर्द के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात अगर होंगे तो सिर्फ उन नाराज लोगों के साथ जो आपकी पॉलिसियों से नाराज हैं। ठीक हो गया, फेयर इनफ। मैं शहजाद साहब यही सवाल आपकी तरफ लेके आऊंगी।
नाराज लोगों से मुज़ाकरात होने चाहिए हैं ये नहीं, लेकिन इन्हीं नाराज लोगों के बारे में उस रोज जब एलामिया जारी हुआ था और जब उस बड़ी बैठक के अंदर बड़ी एक शख्सियात जो थी वो गुफ्तगू फरमा रही थी, तो उन्होंने BLA को, BLF को, ज़ाहिर दहशतगर्द जमातें हम इनको कहते हैं, इन्होंने दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ भी बहुत सारी की हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि नून लीग कम अज़ कम कहीं ना कहीं ये सोच रखती है कि इनसे भी किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, किए जाने चाहिए हैं। शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। अच्छा, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो बातें कहनी होती हैं जिसमें थोड़ी सी इस्टेब्लिशमेंट की, मुक़तदरा की नाराज़गी का खदशा होता है, तो वो बातें उनकी सामने लाते हैं मियाँ जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर और इस तरह के जो उनके लोग हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इस बात पे कुल्ली कन्विंस नहीं है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से या ताकत से हल किया जाना चाहिए। और मैं बताऊं कि सियासतदान की सोचने के अंदाज में और मुक़तदरा के सोचने के अंदाज में कुछ फर्क हुआ करता है। ये इस तरह नहीं हो सकता कि मतलब मैं उस दिन, जिस दिन की बात आपने अभी की, मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि आपको एक हमा जहती एक हिकमत अमली अपनाना होगी इस संजीदा मसले से निपटने के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि सबके साथ मुज़ाकरात होंगे, आप ये भी नहीं कह सकते कि सबके साथ लड़ाई होगी। ये आपको देखना पड़ेगा, पिक एंड चूज करना पड़ेगा, चीजों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। उसकी दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज बहुत ज्यादा हैं। ये कोई सिर्फ हमारे बलूचिस्तान के लोगों का मसला नहीं है, कोई नाराज लोगों का या दहशतगर्दों का। तो ये दहशतगर्द प्रॉब्लम इतना उलझा हुआ है, इतना सोफिस्टिकेटेड है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं और फिर उनके सहूलतकार हैं, और सहूलतकार डेफिनेटली हमारे लोग हैं। तो इनको कैसे एक दूसरे से अलग करके देखना है, मतलब अगर आपने तो कहीं पे बम मारना है या कहीं पे रॉकेट फेंकना है तो वो तो आटे के साथ मतलब गेहूं के साथ गेंद भी पिस जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देख के, विचार करके, बातचीत करके, सिलसिला करके, फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की एक अलग सीरीज हुआ करती है जिसकी बुनियाद पर आप ये फैसले किया करते हैं। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है शहजाद साहब कि पहले तो ये डिसाइड कर लें कि हमने इन सबको अलग अलग करके देखना है, एक ही नजर से देखना है, एक सा रवैया रखना है, कुछ से मुज़ाकरात करने हैं, कुछ के खिलाफ ऑपरेशन। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है और इस पे मैं काशिफ साहब की तरफ आऊंगी। काशिफ साहब, लास्ट शो में जब हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान के हवाले से, जब हमने इसको मौज़ू गुफ्तगू बनाया, सर उस रोज़ आपने फरमाया था कि सबको एक ही ऐनक से देखना होगा, सहूलतकारों को भी उसी ऐनक से देखना होगा, जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनको भी उसी उसमें देखना होगा, और जो लोग इनको बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं कुछ दूसरे ममालिक से, उनको भी उसी ऐनक से, जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो वही यहाँ के सहूलतकारों के खिलाफ भी हो। शहजाद साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, अगर अलग अलग तयन कर लिया जाए तो फिर शायद मुज़ाकरात जो हैं कुछ लोगों से हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा साहबा, जो शहजाद साहब बात कर रहे हैं वो एक डिफरेंट बात कर रहे हैं कि आप तय कर लें कौन ग्रीन एरिया में है, कौन रेड में है, कौन ग्रे में है, किसको आपने मुज़ाकरात से एंगेज करना है, किसके खिलाफ आपने हार्ड हिटिंग करनी है। जो बात मैंने की, मैं ये कहता हूँ कि जो सहूलतकार हैं वो भी उतने ही जुर्म आ रहे हैं जो मुजरिम है जो दूसरे हैं। तो इसलिए आपने अगर किसी के साथ ऑपरेशन हिट करना है तो फिर आप उसके सहूलतकारों को भी वैसे करें, उसके पुष्पनाई करने वालों को भी वैसे करें, और तमाम सियासी जमातों में, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ में इक्वल ट्रीट करें। एक दूसरी बात यह है कि देखिए, जो बात हम कर रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ के साथ डेडलॉक टूटने वाला है, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं एक दफ़ा फिर आप कमेटी का इजलास बुला ले, बिलावल साहब भी एंडोर्स कर रहे हैं। मसला यह है कि तहरीक इंसाफ को ये एहसास हो गया है कि उनसे बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया है उस कमेटी में ना जाके। अब वो उस ब्लेंडर को, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए फेस सेविंग मांग रहे हैं कि आप दोबारा जब पार्लिमानी कमेटी के इजलास का मुतालबा कर रहे हैं तो इट मींस आप उसी स्पीकर से, उसी फार्म 47 की हुकूमत से, उसी पार्लिमान से आप फेस सेविंग मांग रहे हैं कि एक दफा फिर आप वो नशिस्त कर लीजिए और हम अच्छे बच्चों की तरह उसमें आके पार्टिसिपेट करेंगे। अब उसमें जब आप जाते हैं तो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन अच्छा जई साहब ने जब पहले कहा कि आपने नहीं जाना, अब उनका आर्गूमेंट किधर लेके जाएंगे? अच्छा, अब कोई हर्ज नहीं है
नशिस्त करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि असल इशू ये नहीं है। हाँ। इशू ये है कि आप कह रहे जी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो मुकालमे के हामी हैं। नवाज शरीफ साहब को अब नींद से जाग आई है कि जब जाफर एक्सप्रेस का मैं सर यही अर्ज कर रही हूँ ना, और जाग तब भी उनको आई, नींद उनकी तब भी खुली जब ये इतना बड़ा इजलास हो गया, उसका एलामिया भी जारी हो गया, सारी चीजें हो गई। अब क्यों खुद वो आए नहीं? हाँ, खुद नहीं आए वो। ठीक है, अब जब उन्होंने देखा टेम्परेचर लगाया, अब उन्होंने कहा यार मुकालमा होना चाहिए। भाई हम पिछले कई सालों से पीट रहे हैं कि खुदा का वास्ता ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें की थी। जूम को एक साइड पे रख दीजिए, मुल्क की अना को एक तरफ रख दीजिए, अपनी अना को एक तरफ रख दीजिए, मुल्क के लिए इकट्ठे होकर बैठ जाइए। अच्छा, यहाँ एक जुमला जी काशिफ साहब, अगर नवाज शरीफ साहब ने तय कर लिया मुकालमा करना है, वो मुकालमा सिर्फ बलूचिस्तान की पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, वो ग्रैंड मुकालमा होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान के निज़ाम पे, सियासत पे होना चाहिए, और उसमें तमाम सियासी जमातें और मुक़्तदर कुव्वतें बैठे। ग्रैंड आप बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करने वालों के खिलाफ बात करेंगे तो जिन्होंने सानिया 9 मई में कार्रवाइयां की थी उनसे भी फिर आपको मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। लेकिन यहाँ शहजाद साहब आपने बड़ी अहम बात की थी। जब आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो आपने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब को जब भी कोई बात करना होती है तो वो डायरेक्ट इस तरह की जो बात है वो खुद नहीं करते। जब कोई इस तरह की बात होती है तो वो किसी ना किसी शख्सियत के साथ होती है, तो मेरे ख्याल में वो इसलिए होती है कि शायद उस पर अगर बाद में फिर कोई और स्टैंड लेना पड़े। मैं एक फिक्रा कहना चाह रहा था जब काशिफ बात कर रहे थे, जब इन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ खुद शरीक नहीं हुए, तो इसका क्या मतलब है? हाँ। इसका मतलब यह है कि मियां नवाज शरीफ को पता था वहां पे तो फैसले होने हैं और मुझे उसके ऊपर मोहर लगानी पड़ेगी, तो मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं आए, वो दानिस्ता उनका कदम था, उनको पता था कि वहां पे वो फैसले होंगे जिसके साथ वो खड़ा। चलिए ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। एक सादा जुमला जाते जाते, ब्रेक का टाइम सर। ये सारी सियासत गुड कॉप बैड कॉप चल रही है। ठीक है जी, असल में चल क्या रहा है, गुड कॉप है बैड कॉप है, कि कौन क्या स्टांस लिए हुए है और होने असल में क्या जा रहा है, इस पे आज बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो उन्होंने भी कुछ ना कुछ गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना है ये हम डिस्कस करेंगे अपने पैनलिस्ट से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो एक डेड लॉक है वो ख़त्म हो सकता है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे अनासर जो हुकूमत से नाराज़ हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। और जब सानिया 9 मई की बात होती है तो पीटीआई पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं कि उन्होंने शर फैलाने की कोशिश की मुल्क के अंदर। शहबाज शरीफ साहब भी हमेशा यही कहते हैं। तो जब उन शरपसंदों से आप बात कर रहे होंगे तो जिन्हें आप सानिया 9 मई का जिम्मेदार समझते हैं यानी पीटीआई, क्या आप उनसे भी मुज़ाकरात कर रहे होंगे? और क्या वाकई डेडलॉक ख़त्म होने जा रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि बिलावल भी बज़ाहिर जो हैं वो मुतहरिक हमें दिखाई दे रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने भी एक प्रोग्राम के अंदर बैठकर कहा है जी कि अगर इजलास दोबारा बुलाया जाए तो हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं उसमें शिरकत कर लें। नशाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपको लगता है कि चीज़ें कुछ सहल होने जा रही हैं ईद के बाद, और ये सहल जो की जा रही हैं पीटीआई के लिए चीज़ें अगर हो रही हैं तो उसका क्रेडिट जो है ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की तैयारियां बहुत सारी जमातें करती हुई दिखाई दे रही हैं उनको जाता है? हुकूमत को कहीं ना कहीं कोई ना कोई खतरा महसूस हुआ तो उसने कहा चले ये वाला रास्ता ले लें, ऐसा है सर नौशाद साहब? नहीं, मुझे में भी हो सकता है कि हुकूमत को कोई ऐसा खतरा फील हो रहा हो। मुझे तो अभी वो ग्रैंड अलायंस खुद से बनता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा, या उसकी कोई सर पाँव नहीं है। अच्छा। मेरी नजर में, मेरी इतलात की हद तक तो उसके अंदर कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब तक मौलाना फजलुर रहमान नहीं है उस ग्रैंड अलायंस में, बाकी वो जो फारूकी साहब कहते हैं 0/0 सफर के बराबर वाला मामला है, तो उसकी कोई अहमियत या वो हैसियत नहीं है। ये जो मामला है ये मैं ये समझता हूं कि ये जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला है बलोचिस्तान से मुताल्लिक, दहशतगर्दी से मुताल्लिक, इसका पर्सपेक्टिव ही बिल्कुल डिफरेंट है। इसका पर्सपेक्टिव जो है वो उस सियासत से नहीं जुड़ा हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। इसका पर्सपेक्टिव उस चीज से जुड़ा हुआ है जो आपका एक इत्तेहाद दुनिया में या इंटरनेशनल लेवल पे या उन ताकतों को जो पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान है उनको एक पैगाम जाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सानिया एपीएस के बाद गया था। ये उस सतह के ऊपर जो मामलात है उस सतह तक ले जाने के लिए ये सारी एफर्ट्स हो रही हैं कि ऐसा ना हो कि कल को ये कहा जाए कि जी आपकी हाँ जो है अपनी इंटरनल जो कुछ सियासी जमातें हैं वो इस ऑपरेशन के हक में नहीं थी, या इस सख्ती के हक में नहीं थी, हार्ड स्टेट बनने के हक में नहीं थी, या जो है वो डायलॉग करना चाहती थी या डायलॉग नहीं करना चाहती थी। ये डिबेट्स बाद में नहीं होनी चाहिए इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि आप कुछ डिसाइसिव किस्म के इकदाम करने जा रहे हैं जिन इकदाम के बाद आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो हैंडल करना पड़ेंगी, पॉलिटिकली भी
और अदरवाइज भी, और उसके जो जिसको कहते हैं ना कि उसके बाद जो नताइज सामने आते हैं, रेपरकेशंस होती हैं, उनको भी मैनेज करना होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके यहाँ कंसेंसस हो। उस एक कंसेंसस के लिए ये सारी एफर्ट की जा रही है। जो ईद के बाद क्या बनना है क्या नहीं बनना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम ठीक है। है। इस एफर्ट से आजम साहब आपको लगता है कि पीटीआई फायदा उठा पाएगी? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक बार फिर से हमने देखा है कि उन्होंने कहा है जी कि 9 मई की जो मुद्दई है वो इस्टेब्लिशमेंट है, तो इस्टेब्लिशमेंट से माफी मांग ले अगर पीटीआई, तो कोई ना कोई गुंजाइश निकल सकती है। तो सर आपको लगता है कि पीटीआई इससे फायदा उठाएगी? ये भी तो हो सकता है ना, चले डायरेक्ट आप माफी ना मांगे, कोई गोल मोल करके कोई ऐसे अल्फाज, कोई ऐसी ट्वीट कर दें, कुछ चीज कर दें, तो आजम साहब आपको लगता है फिर मामला हल हो सकता है? देखिए आसमा, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो डेडलॉक के खात्मे के इम्कानात हैं, उनका इन्हिसार कई अवामल पर है, जिनमें सियासी मुफाहमत है, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, अदालती फैसले और अवामी दबाव शामिल हैं। देखें, मुज़ाकरात अगर होते हैं तो उसमें सबसे पहले जो पीटीआई की तरफ से जो शराइत हैं वो इंतखाबात हैं, सियासी मुकदमात में रिलीफ है, और वो समझते हैं कि अदालती जो फैसले हैं अगर उनमें से उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है और एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा कर देती है, वो कौमी सतह पर, पंजाब की सतह पर, केपी की सतह पर और बैन अल-अक़वामी दबाव अगर बढ़ा देते हैं वाकई गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट इस पोजीशन में होगी कि वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर ले। लेकिन आसमा, आपको याद होगा हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि अभी तक पीटीआई का जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो सिर्फ बानी चेयरमैन की रिहाई है कि किसी भी तरह से वो बनीगाला आ जाए या वो लाहौर आ जाए तो एक नई सियासत का आगाज करें, पार्टी बहाल हो जाए और वो सड़कों पर आ जाएं और अपने फैसले अवाम की अदालत में ले जाएं और फिर से पार्टी को ऑर्गेनाइज करके जो है वो हुकूमत के ऊपर अपना प्रेशर बढ़ाएं। अगर तो पीटीआई इस हवाले से कामयाब हो जाती है और वो बानी चेयरमैन को रिहा करवा लेती है, फिर तो मैं समझूंगा कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और पीटीआई ने इसमें कुछ गेन किया है। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात सिर्फ इस हवाले से हैं कि हुकूमत वक्ती तौर पर थोड़ा सा दबाव जो उनके ऊपर आ रहा है ईद के बाद, वो उसको थोड़ा सा कम कर लेती है और पेरोल पे बानी चेयरमैन की रिहाई करवा देती है और उन्हें सलामती कमेटी के इजलास में ले आती है, तो वक्ती तौर पर तो गवर्नमेंट से वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। लेकिन दूर तक इसके वो फवायद पीटीआई को नजर नहीं आ रहे जो मिलने चाहिए। जी ठीक हो गया। अच्छा, पीटीआई क्या सोच रही है, नून लीग क्या सोच रही है, मामला क्या है, कुछ ना कुछ तो हमने समझ लिया। मुझे शहजाद साहब आप जरा ये बता दीजिएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल बड़े हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के बाद वो दूसरी शख्सियत हैं जो कभी कभी एकदम से डिसअपेयर हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि एकदम से आ जाते हैं और कोई ना कोई बड़ा बयान जो है वो दे देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी मुल्की मफादात के लिए जो मजमुई फैसले हैं, जो इज्तमाई फैसले हैं, मिलकर जो फैसले हैं वो करने चाहिए हैं। तो क्या समझा जाए, ये महज एक सियासी बयान है कि चले नवाज शरीफ साहब ने कहा है तो मैं भी कुछ ऐसा कह दूं, या आपको लगता है कि वाकई कोई एक्टिव रोल अदा कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन में? सर अच्छा देखिए, एक बात समझने की है कि जब भी किसी मसले के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाता है तो अस्करी और फौजी इदारों के देखने और समझने का अंदाज बिल्कुल और हुआ करता है। सही। सियासतदान चीजों को और तरह से देख रहे होते हैं। जी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि केपीके और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उससे निमटने के लिए आप हिकमत अमली सियासतदानों की अपनाएंगे या फौजी हिकमत अमली अपनाएंगे, ये अलग बहस है। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सियासतदानों को बराबरी की सतह पर उठाने होंगे। वो आप सिर्फ फौज पर डालकर आप उससे फारिग नहीं हो सकते। और जब तक सियासतदानों के अंदर कोई इत्तफाक राय कायम नहीं होता, मैं नहीं समझता कि किसी भी कार्रवाई का कोई फायदा होगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको किसी कार्रवाई का फायदा हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से आपको मिल बैठकर इस पे बात करके सबको इकट्ठा लेके आगे चलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मियां नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर रहे हैं, आपको अख्तर मैंगल की भी बात देखनी होगी कि वो क्या कहते हैं, और इसी तरह से जो अचकजई साहब हैं वो क्या कहते हैं। तो हमें वो जगह भी देखनी है जहां की हम बात कर रहे हैं। मतलब हम हवा में रह के पंजाब में बैठ के बलूचिस्तान या केपी के फैसले नहीं कर सकते। ये नाइंसाफी होगी अगर हम इसको इस तरह समझते हैं तो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, चूंकि वो अगले वजीर आजम के कैंडिडेट अपने आप को वो समझते हैं, तो उसके लिए वो अपनी एक पोस्टरिंग बना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं भी एक जनाब बड़ा वो समझदार सियासतदान हूँ और मुझे हालात की संगीनी का इदराक है और वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस पे
अगर सलमान अकरम राजा जो है वो मुझे कंफ्यूज लगते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो एक रास्ता ले रहे हैं या रास्ता दे रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि उनकी शर्त तो वही की वही है कि चलिए ये बात हम काशिफ साहब से समझ लेते हैं। डाक के 3 बात है ये। काशिफ साहब, आपको सिचुएशन किस तरफ जाती दिखाई देती है? आप मुझे बस ये बता दीजिएगा कि आपको ईद के बाद ओपोजिशन वाले इकट्ठे बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, हुकूमत को टफ टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं पीटीआई जो है वो हुकूमती जमातों के साथ बैठती हुई दिखाई देगी हमें ईद के बाद? देखिए असमा साहिबा, ईद के बाद हो या बड़ी ईद के बाद हो या उसके बाद ईद के बाद हो, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस एक ही सूरत में कामयाब होगा कि पीपल्स पार्टी उनकी सहूलतकारी करे। उसके अलावा इसमें से कुछ नहीं निकलना। एक तो ये बयान थोड़ा थोड़ा सहूलतकारी की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस से हुकूमत को खतरा नहीं है, हुकूमत को खतरा अपने आप से है और आपसी खींचातानी से है। देखिए अब बिलावल साहब जो है वो कभी खींचातानी तो ज्यादा हमें पीटीआई में दिखाई दे रही है। नहीं, हुकूमत में भी खींचातानी है। अच्छा, हाँ, कभी एमक्यूएम नाराज हो जाती है तो कभी पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है तो कभी कोई और नाराज हो जाता है। वजारतों के ऊपर तो ये नाराज होकर बैठ जाते हैं। भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं तहरीक इंसाफ नाराजगी नहीं है, तहरीक इंसाफ को पंजाब में जिंदा रखना उनका मेन मोटिव है, क्योंकि बुग़्ज़ नून लीग में तहरीक इंसाफ पंजाब में रगड़ा दे सकती है। यानी कि जरदारी साहब की ये 17वां साल है सिंध में, उनकी सियासत का एक ही महवर और मरकज है, अपनी अपोजिशन खड़ी होने नहीं देनी और पंजाब से अपोजिशन खत्म होने नहीं देनी। इस बात के ऊपर 15 साल से उन्होंने जनाब नून लीग का रगड़ा निकाला हुआ है, क्योंकि जब भी देखेंगे वो सहूलतकारी करते हुए पीटीआई को मिलेंगे। बिलावल साहब इस चक्कर में है कि अगर मेरे ऊपर कुरा निकल आता है वजारत उज़्मा का किसी मामले का, तो फिर जो पॉपुलर सेंटीमेंट है पीटीआई में उसके साथ जाऊंगा। मैं नून लीग को कैरी क्यों करूं जिसके ऊपर लोगों को बड़े ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब मसला सिर्फ एक जगह फंसा हुआ। मैं तवातुर से ये आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, मैं आज भी इस बात पे कन्विंस हूँ कि पार्लिमान से रास्ता निकलना है, असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं होनी, असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने की शर्त है जरदारी साहब की, बिलावल की। उसके ऊपर पीटीआई जब मान जाएगी उस वक्त आप देखेंगे हालात चेंज हो जाएंगे, सहूलतकारी खुल के सामने आना शुरू हो जाएगी। असल मामला ये है कि तमाम तर कोशिशों और काविशों के बावजूद जिस वक्त ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा था, तो जो नून लीग के लोग थे, कुछ हमारी बिरादरी में भी सहाफ़ी थे, उन्होंने बड़ी बांगे दौर खबरें दी, मियाँ साहब की तबीयत बड़ी ख़राब है, डॉक्टर साहब ने कहा जी आप आराम करें। आराम हो रहा है, फिर यकायक मुकालमे की बात क्यों शुरू हो गई? अच्छा, मुकालमा अगर करना है तो फिर पूरे मुल्क का मुकालमा करें ना। क्या बलदियाती निज़ाम, क्या बलोच लोगों को जो हकूक नहीं मिले वो सिर्फ बलोचिस्तान में डिप्राइव है? 17 साल से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं आप, लोगों का चोरी करके मैंडेट स्नैच करके आपने बल्दियात में अपना बंदा बिठा दिया पीपल्स पार्टी ने। आपने क्या आसूदगी की अपने लोगों के लिए? आप ये तो नहीं कह सकते। अब तो मैं इस बात पे भी हैरान हूं कि ये जो लोग मैं खुद इस बात पे कन्विंस था कि तवातुर के साथ पॉलिसी चलनी चाहिए। जब केपीके में पीटीआई को देखता हूं, सिंध में पीपल्स पार्टी को देखता हूं, तो मैं कहता हूं ये तवातर से हुकूमतें कर रहे हैं, अवाम के हाल नहीं बदल रहे, इनके हाल बदल रहे हैं। अवाम के हाल की आपने बात की ना काशिफ साहब, तो और एक चीज जी ये नवाज शरीफ साहब को यकायक जो मुकालमे की सूझी है, नवाज शरीफ इस चक्कर में है कि यार बजाय इसके कि जरदारी साहब मुझे और पीटीआई को लड़ाएं, हम एक मुकालमा कर ले, लेकिन आप ग्रैंड मुकालमे की बात क्यों नहीं करते? बलोचिस्तान की बात करते हैं, ग्रैंड मुकालमे की बात कर ले। केपीके में इंसर्जेंसीज नहीं हो रही, डेरा इस्माइल खान में मामला नहीं बना हुआ, लकी मरवत परेशान नहीं है, साउथ पंजाब में इशू नहीं है। आप ग्रैंड मुकालमे पे आ जाए कि पूरे हम सियासतदान बैठते हैं, स्टेक होल्डर बैठते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब को माफिया मिल सकती हैं तो फिर इमरान खान को भी माफिया मिल जानी है। ठीक है, मिल जानी है। ये बड़ी पेशगोई जो है ये आप कर रहे हैं, लेकिन आपने मेरे ख्याल में बड़ी ईद का कह दिया है। मैं तो कह रहा हूँ उससे बड़ी ईद भी चले। अच्छा, उससे बड़ी, मतलब इसमें भी टाइम लग सकता है। अच्छा जी, दहशतगर्दी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जमातों का स्टैंड क्या है, अब जो बड़े बड़े रहनुमा हैं मुख्तलिफ जमातों के वो क्या सोच रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी हमने जिक्र किया इन 2 सेगमेंट्स के अंदर कि वो दहशतगर्दी को लेकर क्या सोचते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कराची की बात क्यों नहीं करते? वही बात जो काशिफ साहब ने कहा कि वहाँ हालात क्या हैं, उनके इतने सारे अदवार हुकूमत के बावजूद कि बदकिस्मत कराची जो है वहाँ पर हमें टैंकर गर्दी जो है आजकल वो दिखाई दे रही है, ट्रैफिक गर्दी दिखाई दे रही है। दहशतगर्दी पर तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दहशतगर्दी के बाद वज़ीर आला जो हैं
जो कराची सिंध के वज़ीर आला हैं वो हमें बेबस दिखाई दे रहे हैं टैंकर माफिया के आगे। इसका क्या हल हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे पैनल से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कराची का अफसोसनाक वाक़या उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि कराची से आए रोज़ क्यों ऐसे अफसोसनाक खबरें, अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वही सामने आ रहे होते हैं। कभी हम देखते हैं कि बहुत छोटी एज के बच्चे जो हैं वो नशा बेचने में मुलव्वस पाए जाते हैं, अपने दोस्तों का मर्डर करते हैं, कत्ल कर देते हैं, शाहरुख जतोई हो, अरमगान हो, या फिर उसके बाद हम देखते हैं कराची से स्नैचिंग के वाक़यात की खबरें आ रही हों। और अब हम देख रहे हैं कि बहुत अरसे से हमें वहाँ पर टैंकर माफिया जो है उनकी हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उसकी वजह से बहुत सारे मासूम लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। लेकिन मैं नौशाद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, क्या होगा अब इसके बाद? आपको लगता है ये जो कल वाला इंसिडेंट इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है कि एक नौमौलूद जिस तरह से लेकर उसको लोग भाग रहे थे कि किसी तरह उसकी जान बच जाए, वालिदैन तो उसके चले गए थे दुनिया से, लेकिन ज़ाहिर है वो भी नहीं बच सका। आपको लगता है कि बस अब हेडलाइंस बनेंगी, खबरें बनेगी, लेकिन कराची का कुछ नहीं बनेगा? देखिए, ये मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है, आपकी इस बात के साथ मुझे एग्री करना पड़ेगा कि यकीनन कुछ नहीं बनेगा। और उसकी वजह शायद ये है, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और उसकी बहुत आबादी है। जो मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं उनकी मैनेजमेंट जो है उसको करने का कोई प्रॉपर तरीक़ाकार होता है। ये जो अभी काशिफ साहब ने बात कही थी ना कि आपने मैंडेट चुरा के तो अपना मेयर तो लगा लिया है, लेकिन मेयर साहब जो है वो जो बिलावल साहब है उनको पता नहीं क्या खिलाने की कोशिश कर रहे थे उसको। सर वो नई गेम, वो टेनिस की जगह पे क्या कहते हैं उसको, मुझे जरा वो रैकेट याद नहीं रहा, वो जिस रैकेट से खिलाया जा रहा था। एनी हाउ, तो वो ये तो आप सॉफ्ट इमेज तो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नौशाद साहब I'm really sorry, प्रॉब्लम पे आते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो पहले प्रॉब्लम की तरफ आपने इशारा किया है, क्योंकि जी कराची बड़ा बहुत है, तो फिर हम इसके इंतजामी यूनिट्स बना देना। सर इस्तांबुल तो कराची से कहीं ज्यादा बड़ा है, वहां हमें ये टैंकर माफिया, टैंकर गर्दी क्यों नहीं दिखाई देती? नौशाद साहब, मैं एग्जैक्टली यही बात करने लगा था, इधर ही आ रहा था। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये जो सोच है ना कि हर चीज, हर इख्तियार मैंने अपने हाथ में रखना है और मेरे बस मैं ही मैं हूं और मेरे अलावा कोई ना हो, ये जो मसला है ना, इसने हमारी तबाही जो है ना वो बिल्कुल इस मुल्क की उतार के रख दी है। भाई कराची आपसे मैनेज नहीं हो रहा, ये सारों को पता है, ये दुनिया देख रही है। वहां एक मसला नहीं है, वहां आपको बीसियों मसले हैं। वहां ना सफाई होती है, ना वहां पे जो है वो गैस आती है, ना पानी मिलता है, ना कोई चीज है। आप उसके इंतजामी यूनिट्स बनाने चाहिए। ये देखें, यहाँ पर भी लाहौर में भी अब हम कह रहे हैं कि जनाब आपके जो टाउन है अगर 6 हुआ करते तो अब 9 है, 9 से भी बढ़ाने चाहिए, क्योंकि लाहौर फैलता फैलता आधे कराची जितना हो चुका है, तो कराची तो फिर इतना बड़ा है। तो इसके लिए जरूरी है कि वहां पे ये जो लोकल बॉडीज का निजाम है इसको एम्पावर किया जाए और उसके मैक्सिमम जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना के उसको ब्रेक करके उसको मैनेज किया जाए। और तीसरी बात यह है, ये जो आबादी की वजह से जो पिछले 20-30 साल में वहां पर एक माफिया बन चुका है ना, हर सेक्टर के अंदर एक माफिया है, क्योंकि उसके जरिए ही वहां पर कमाई हो रही है और वही सबको पूरे कराची के जितने पॉलिटिकल चीजें हैं, जितने सियासी खानवादे हैं, सियासत के दान हैं, उनको फीड करते हैं। वो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको फीड करते हैं। वो वहां पर जितने बदमाश हैं, जितने ये जो माफिया के लोग होते हैं उनको फीड करते हैं। तो अल्टीमेटली इस पूरे माफिया को वहां तोड़ना पड़ेगा। वहां बहुत आपने बड़े जबरदस्त अंदाज में नौशाद साहब सारी तस्वीर खींची है जो इसका कराची की सूरत हाल है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आजम साहब कि जब हम मुर्तज़ा वहाब साहब का एक बयान देखते हैं कि जी हम इतना ज़बरदस्त काम करेंगे कराची में कि कराची के हर घर से जिए भुट्टो का नारा बुलंद होगा, जिए भुट्टो की आवाज़ आएगी। सर अभी तो हम कराची के बारे में जब भी कोई खबर सुनते हैं हाय हाय की आवाज़ आ रही होती है, तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने किस खुशी में फिर ये दावा कर दिया था? देखिए आसमा, नौशाद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इंतजामी यूनिट्स को जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे आप इन मामलात से नहीं निपट सकते। देखिए लाहौर चूंकि एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि लाहौर के अंदर जब ये हादसा बढ़े, हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसा में इजाफा हुआ, तो गवर्नमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसने एक पॉलिसी लॉन्च की। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को कहा कि इसके ऊपर एक पॉलिसी दें, और वो पॉलिसी ये बनाई गई कि लाहौर के अंदर अब रात 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक हैवी ट्रैफिक दाखिल हो सकती है। यानी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली या कोई हैवी मशीनरी आनी है, तो वो रात 12 बजे के बाद लाहौर की सड़कों पर आएगी। उससे एक तो ये हुआ कि रात 12 बजे के बाद सड़कों पर ट्रैफिक कम होती है और हादसात में कमी भी देखने में आई। लेकिन कराची के मामलात बहुत संजीदा हैं। आपने कराची को जिस तरह
छोड़ दिया है, यूं लगता है कि कराची का कोई वाली वारिस नहीं है। कई साल तो एमक्यूएम कराची की वारिस रही, अब पीपल्स पार्टी कराची की वारिस बनी। अब पीपल्स पार्टी से जब कोई आप बात करते हैं, आप पूछते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब से कि जनाब ये हादसा हुआ है, इसका जवाब दें, तो वो कहते हैं जी इतने साल तो वहां पर एमक्यूएम की हुकूमत रही। भाई अब आपके पास है, आपने हल करना है, क्यों नहीं आप इंतजामी यूनिट बनाते? हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कानून साजी क्यों नहीं की जाती? हाँ कम जी। उम्र जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? कराची का जो वीगो डाला कल्चर है, आप उसे खत्म क्यों नहीं करते? लोग आते हैं, लोगों को कुचलते हैं और चले जाते हैं। अब ये आजम देखिए जिम्मेदार कितना कौन है? इंदौनाक वजीर वाकया है। आला तो बहुत बार कह चुके हैं सड़कें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, होने देखिए कौन नहीं इसमें- दे रहा? देखिए आजम आसमा मुख्तसरन इसके अगर ऊपर- बता देखिए सकें इसके आप। ऊपर जो देखिए आसमा इसके ऊपर जो वन मैन पॉलिसी है ना, वन मैन शो, आई एम द किंग, मैं हूं सब कुछ करने वाला, कि बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्हीं की तरफ से ऑर्डर्स आएंगे, या जाती उमरा से ऑर्डर आएंगे, या जो है वो केपी अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ऑर्डर आएंगे। ये जो वन मैन आर्मी है ना, जो वन मैन शो है, इसने हालात को इस नहज पे पहुंचाया है कि आपने कराची को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। कराची दुनिया में जो रोशनियों का शहर कहलाता था, आज वहां पे आपको रोशनी नजर नहीं आती, वहां पे कत्ल ऐसा ही है आजम। और अब रोशनी की आपने जब बात की, रोशनी की जब आपने बात की, तो मैं इससे उम्मीद की किरण को जोड़ूंगी। फिर हम ये समझें कि उम्मीद जो है, उम्मीद की किरण जो है, वो हमें अदलिया की जानिब से कोई दिखाई देगी, क्योंकि हुकूमत तो कुछ करती दिखाई नहीं देती है। शहजाद साहब से ही पूछ लेते हैं। शहजाद साहब, आपको नहीं लगता कि जो सिचुएशन हो चुकी है, और जिस तरह से अभी आजम साहब ने इसको एलेबोरेट किया, नौशाद साहब ने हमें समझाया, अब इसका नोटिस अदलिया को ले लेना चाहिए, कुछ इकदाम कर ले, या किसी और से होप लगाएं सर हम? क्यों जी, अदलिया ने ठेका ले रखा है आपके हर काम का, और फिर आप कहते हैं अदलिया हुकूमत चलाती है, फिर आपको एतराज होता है उस पर। अपने आप को ठीक करें, अपने आप को ठीक नहीं करना, बाकी दुनिया की हर दवाई आपने एक दूसरे को बतानी है कि फलाना ये कर ले, ढमकाना है। और अभी माजरत के साथ नहीं कर रहे ना सर, सही नहीं कर रहे, सही सर, कराची को नहीं कर रहे सही। अब बोलने का मौका भी तो दिया करें ना, मेहरबानी करें ना आप। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि क्यों ठीक करें, तो सर मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर आपने वही बात कर दी, ठीक भाई नहीं कर रहे। अगर पॉलिटिक्स में ले जाएंगे कि पंजाब में मियां मरियम नवाज ने वो कर दिया, और सिंध में जो है वो वहाब मुर्तजा ये नहीं कर पाए, आप चीजों को ठीक तरीके से देखें, उसकी डायनामिक्स को समझें। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है भाई आपके मोटरसाइकिल, और प्रॉब्लम है आपका डंपर और टैंकर माफिया। अब डंपर और टैंकर का इशू क्या है? डंपर और टैंकर का इशू ये है कि वो जितने ज्यादा फेरे लगाएगा उतने ज्यादा उसके पैसे बनेंगे। उसकी कोशिश ये होती है कि ये मैं फेरा डाल के आऊं अभी, और इसके बाद दूसरा उठा लूं, फिर तीसरा उठा लूं। एक दिन में अगर मैं 4 फिर आप कहते हैं मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, फिर आप नाराज खफा हो जाते हैं, तो रोकेगा कौन सर? मसले तो हमें भी पता है ना, यही सारी तो बात हम कर रहे हैं। वी ऑल नो के कराची ये आपने बात नहीं की है, कम की है। किसने कहा है कि 6 फेरे लगाते हैं? नहीं सर, 6 फेरे नहीं, बट वी ऑल नो के माफियाज है ना। किसने कहा है इस प्रोग्राम में कि यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो इस मसले का हिस्सा भी है? अब बात करने नहीं देती, फिर आप उसके बाद सर मोटरसाइकिल लाहौर में भी है सर, मोटरसाइकिल लाहौर में भी है। मैं लाहौर की भी बात कर रहा हूँ, मैं सब जगहों की बात कर रहा हूँ भाई। तो सर हल की तरफ आए ना। मोटरसाइकिल जितनी चले, आप खुद बता दीजिए, मैं तो इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। आसमा, इस तरह नहीं होते प्रोग्राम। चले सर, कर दें कमेंट, चले, आई रिक्वेस्ट यू, कर दें सर, नाराज ना हो, रोजे हैं वैसे भी। बात सिंपल सी है कि आपको अपने ट्रैफिक के हवाले से, लाइसेंसिंग के हवाले से चीजों को ठीक करना है। ये जो प्रोफेशनल ड्राइवर है, चाहे वो डंपर का हो, चाहे वो टैंकर का हो, चाहे वो बस का हो, उसको एक हादसा हो गया, आप उसको 3 साल के लिए ट्रैफिक से उठा दें कि तुम भाई गाड़ी नहीं उठा सकते, अब आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप दूसरे एक्सीडेंट करेंगे, फॉर एवर आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आप नहीं कर पाओगे ये काम। बिल्कुल ठीक। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को ये कहें कि हाँ जी वो अच्छा, अब हमारा कानून क्या है कि ड्राइवर से हादसा हो गया, उसका वो छोटा मोटा एक केस बनता है, चूंकि वो लाइसेंस याफ्ता है तो उसको आप कत्ल भी नहीं गिनते। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल वाले भी इल्ला माशाल्लाह वो जिस तरह से ड्राइविंग करते हैं वो हम सब ने देख रखी है। तो चीजों को ठीक करने की तरफ जाएं। एक तो कमर्शियल वालों को ये पता हो कि यार मैं अगर करूंगा एक्सीडेंट, बस वाला हो, डंपर वाला हो, टैंकर वाला हो, मुझे ये गाड़ी अगर चलाऊंगा तो मेरा रिस्क रोजगार मेरे घर का चलेगा। मैं 4 फेरे ही लगा लूंगा, लेकिन मैं 6 के लिए नहीं भागूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्सीडेंट ना करूं। ठीक हो गया। कानून की अमलदारी, कुछ कवानीन जो हैं उनमें कुछ चेंजेस आने चाहिए हैं। काशिफ साहब नहीं आ रहे हैं। मैं शहजाद साहब से ही बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, वो कह रहे हैं ये होना चाहिए। भाई नहीं हो रहा ना, तो अब करेगा कौन? उम्मीद किससे रखें हम? वो तो नहीं कर रहे जिसका शहजाद साहब कह रहे हैं उनको करना चाहिए, नहीं कर रहे भाई वो।
देखें, कुछ दिन पहले जब ये ट्रैफिक के मामले के ऊपर हैवी ट्रैफिक कराची शहर में दाखिले में पाबंदी के हवाले से एक एहतजाज हुआ था और उसके जवाब में 2 मुकदमा में आफाक अहमद जो महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन उनको गिरफ्तार कर लिया और फिर जवाब में शर्जील मेमन साहब ने सबको बिठा कर जी ट्रैफिक के मामले के ऊपर, लसानी मामले के ऊपर जो है वो सियासत नहीं होनी चाहिए। एक तो पहलू ये है कि यानी कि अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो फिर मुकदमे में धर लिया जाएगा। फारूकी साहब इसलिए बच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ ये बात करें और वहाँ कोई और कट्टा खुल जाए। दूसरी बात, देखें, असल इशू की तरफ कोई एड्रेस नहीं कर रहा, हर कोई अपनी जाती मनी मेकिंग की तरफ है। मामला यह है कि आबादी बढ़ गई, आबादी इतनी ओवरसाइज हो गई कि आपके वसाइल कम पड़ गए, नंबर 1। नंबर 2, उस आबादी के मामलात को मैनेज करने के लिए आपकी डेमोक्रेसी के सिस्टम में बल्दियात बुनियादी चीज़ है, बुनियाद है। बल्दियात है, सूबाई असम्बली है, कौमी असम्बली है, सेनेट है। बल्दियाती क्यों जमहूरी हुकूमतों में बल्दियाती इदारे मजबूत नहीं हुआ करते कि वो ये समझते हैं कि प्रोविंशियल असम्बली के मेम्बरान हो या कौमी असम्बली के, कि अगर कोई यूसी चेयरमैन, कोई काउंसलर मजबूत होगा तो हमारे डेरे खाली हो जाएंगे, हमारे डेरे में कोई नहीं आएगा और कल उन काउंसलर्स के हाथों हमें ब्लैकमेल होना पड़ेगा। लिहाजा सियासतदान इतने सियाणे हैं कि वो कहते हैं बल्दियात को मजबूत नहीं होने देना। आप बल्दियात को मजबूत कर दें, मामला ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप इंतजामी यूनिट भले बना दें, लेकिन मसला ये कि उन इंतजामी यूनिट को आपने पावर देनी है। अच्छा, फिर ये फिलॉसफी भी खत्म हो गई कि कंटिन्यूटी ऑफ हुकूमत हो तो मामला सीधे हो जाएंगे। अब मसला ये है कि वो देख रहे हैं कि एक बंदा है, वो स्पोर्ट्समैन है और जनाब उसने पूरे पाकिस्तान को वक्त डाला हुआ है जेल में बैठ के, ये कहते हैं हमने भी अपने चेयरमैन को स्पोर्ट्समैन के तौर पे शो करना है, उसका इमेज लेके जाना है। भाई आप ये बताएं तो काम से कि आप काम करेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, आप लोगों के अंदर कोई ब्रैकेट करेंगे। जो आजम साहब ने कहा कि आपको टाइमिंग सेट कर दें कि भाई हैवी ट्रैफिक इतने से इतने बजे जाएगी, वाटर टैंकर का कोई और सिस्टम शुरू कर दें। वाटर टैंकर क्यों हज़्व तनकीद बनाने से कई बेहतर ये है कि आप ये बताएं कि आपको पता था कि शहर में आबादी बढ़ी थी, आपने पानी की सप्लाई के लिए काम क्या किया? टाइम हो क्यों गया, आपने पानी की सप्लाई के काम नहीं किया? बहुत सारी चीजों के लिए आपने काम क्या किया? सिंध हुकूमत से ये सवाल होना चाहिए है और ये सवाल करते अब सिंध के अवाम हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसका जवाब हमें कोई देता दिखाई नहीं देता। अगर कोई इस तरह की चीज़ सामने आई तो ज़रूर हम आपसे शेयर कर रहे होंगे। आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत शुक्रिया। पैनलिस्ट आप हमारे साथ काशिफ रफीक साहब, शहजाद अनवर फारूकी साहब, नौशाद साहब, आज़म मलिक साहब, आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।